हमारे देश में अलग अलग धर्मों के अलग अलग होने से लोगों के बीच एक यूनिफॉर्मिटी यानी एक समानता कानून में नहीं रह गई है। और इस देश में हिंदू महिलाओं को जो बराबरी के अधिकार मिल रहे हैं वही अधिकार मुस्लिम महिलाओं को नहीं मिल रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि ये एक तरह का भेदभाव है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए समाप्त हो सकता है। एक जमाना ऐसा था जब हिंदू धर्म में भी सती प्रथा और बहु विवाह जैसी बुराइयां थी और हिंदू धर्म में भी लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती थी। उदाहरण के लिए वर्ष 1883 में जब महात्मा गांधी का विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ, तब महात्मा गांधी खुद भी कस्तूरबा गांधी तब सिर्फ 14 साल की थी और महात्मा गांधी खुद भी उनसे उम्र में कुछ महीने छोटे ही थे। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जब विवाह हुआ था महात्मा गांधी का, तो महात्मा गांधी खुद लगभग 13 वर्ष 7 महीने के थे और कस्तूरबा गांधी 14 वर्ष की थी। इसके अलावा वर्ष 1883 में ही जब रविंद्रनाथ टैगोर का विवाह मृणालिनी देवी से हुआ, तब वो सिर्फ 10 साल की थी और रविंद्रनाथ टैगोर उस समय 22 वर्ष के थे। और ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। मध्य युग से पहले भारत में हिंदू राजाओं की एक से ज्यादा पत्नियां हुआ करती थी, लेकिन अंग्रेजों के शासन में इन बुराइयों को भी समाप्त किया गया और आजादी के बाद भी इन कानूनों में बहुत सारे बदलाव हुए। लेकिन धर्म और तुष्टीकरण की वजह से मुस्लिम पर्सनल लॉज पर कभी भी ज्यादा बात नहीं की गई। आपको यह बात जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि मुगलों के समय भारत में आपराधिक मामलों का निपटारा शरिया कानून के हिसाब से ही होता था और उस समय सभी धर्मों के लोगों को इस्लामिक कानूनों के हिसाब से अपराध के लिए सजा दी जाती थी। आज जो लोग खुद को मुगल शासक औरंगजेब की औलाद बताते हैं, औरंगजेब का फैन बताते हैं, उसी औरंगजेब ने आपराधिक मामलों में सजा के लिए इस्लाम के हिसाब से कानूनों का एक संग्रह बनाया था, जिसे फतवाए आलमगिरी कहते थे। यह कानून एक खास धर्म के हिसाब से था, लेकिन तब भारत में आपराधिक मामलों का निपटारा इसी के हिसाब से होता था। लेकिन जब भारत में अंग्रेजों का शासन आया, तो अंग्रेजों ने इस क्रिमिनल लॉ को धीरे धीरे इंग्लिश लॉ में बदलना शुरू किया। और आज अगर क्रिमिनल लॉ सभी धर्मों के लिए एक जैसा है, तो इसके पीछे अंग्रेजों का शासन एक बहुत बड़ी वजह है। हालांकि अंग्रेजों ने हिंदू धर्म से जुड़े सिविल लॉ के मामलों में काफी सुधार किए, लेकिन विरोध के डर से मुस्लिम पर्सनल लॉज में उन्होंने कोई छेड़छाड़ नहीं की। मौजूदा मुस्लिम पर्सनल लॉज के लिए जो कानून है वो वर्ष 1937 में बना था, जिसे मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट कहते हैं। और मुस्लिम पर्सनल लॉज में हमेशा से ही सुधार की बहुत गुंजाइश थी, लेकिन ना तो आजादी से पहले अंग्रेजों ने ऐसा किया और ना ही आजादी के बाद हमारे देश के नेताओं ने और अलग अलग सरकारों ने इसके लिए कोई प्रयास किया, क्योंकि यह मामला बहुत ही विवादों से भरा हुआ था। और हमारे देश के नेताओं ने सिर्फ वोट बैंक के बारे में सोचा, हमारे देश के नेताओं ने सिर्फ चुनाव जीतने के बारे में सोचा और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की। और इसीलिए ये जो भेदभाव चला आ रहा है 1947 से, ये आज तक ऐसे ही चल रहा है। अब 2023 हो चुका। आजादी के बाद जब भारत के संविधान का निर्माण हो रहा था, उस समय संविधान सभा के लगभग सभी मुस्लिम सदस्यों ने इसका विरोध किया और इस वजह से कानूनों के मामले में एक यूनिफॉर्मिटी यानी एक समानता नहीं आ पाई। लेकिन संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में यह जरूर लिखा गया कि भारत में एक देश एक कानून को लागू करने के लिए सरकार प्रयास करेगी। लेकिन संविधान की ही बातें करने वाली पार्टियों ने संविधान में ही लिखी इस बात का उसके बाद कभी कोई सम्मान नहीं किया। और आज भी ये पार्टियां इस मुद्दे को सांप्रदायिक बताना चाहती हैं। आज भी इस मुद्दे को वो सांप्रदायिक बता रही हैं, जबकि ये मामला सांप्रदायिक है ही नहीं, हो भी नहीं सकता। ये मामला है सारे नागरिकों पर एक समान कानून लागू करने का। अगर एक बेटी 15 साल की है और उसकी शादी गैर कानूनी है और दूसरी बेटी भी 15 साल की है, तो उसकी शादी भी गैर कानूनी ही मानी जाएगी। यह सवाल इस बात का है। आज हमारा सवाल यही है कि अगर यह मुद्दा किसी एक धर्म के खिलाफ है, तो फिर हमारा संविधान इस पर अमल करने के लिए क्यों कहता है? यह बात आज आप सबको जरूर सोचनी चाहिए। और आपने स्कूलों में बच्चों को एक समान यूनिफॉर्म में देखा होगा। आप भी जब स्कूल जाते होंगे तो स्कूलों की एक यूनिफॉर्म होती है और आप भी यूनिफॉर्म पहनकर ही स्कूल जाते होंगे। और स्कूलों में यूनिफॉर्म एक जैसी होती है, एक जैसे कपड़े होते हैं, एक जैसे जूते, सॉक्स, एक जैसी टाई।
यूनिफॉर्मिटी इसलिए होती है ताकि कोई भेदभाव ना हो। अमीर का बच्चा, गरीब का बच्चा, हर धर्म का बच्चा, हर जाति का बच्चा एक जैसा दिखाई दे, एक समान दिखाई दे। तो सोचिए, जब स्कूलों में एक यूनिफॉर्मिटी हो सकती है, एक यूनिफॉर्म हो सकता है, तो फिर देश में एक यूनिफॉर्म कानून क्यों नहीं हो सकता, एक समान कानून क्यों नहीं हो सकता। यह भी कितनी बड़ी विडंबना है कि जब ये बच्चे स्कूल जाते हैं तो इन्हें बताया जाता है कि चाहे ये किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, अमीर हों, गरीब हों, ये सब एक जैसे दिखेंगे, एक जैसे कपड़े पहनेंगे, एक जैसे जूते पहनेंगे, एक जैसी वर्दी पहनेंगे। लेकिन जब यही बच्चे स्कूल से पास होकर बाहर की दुनिया में जाते हैं तो इन पर अलग अलग कानून लागू होते हैं। इन्हीं में से एक लड़की 15 साल की उम्र में शादी कर सकती है और दूसरी लड़की नहीं कर सकती। इसी तरह एक पर एक कानून लागू होगा और दूसरे पर दूसरा कानून लागू होगा। मैं जानना चाहता हूं कि इस पर सरकार की नीति और नीयत क्या है। मैं तो प्रतिक्रिया अपनी तब व्यक्त करूंगा जब ड्राफ्ट के शेप में, प्रारूप के शेप में ये प्रस्तुत होगा पार्लियामेंट में। पर इतना जरूर कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी देश हित को कुर्बान करके हर मुद्दे पर चुनाव जीतने के लिए पोलराइजेशन कर रही है, ध्रुवीकरण कर रही है। मैं इसकी निंदा करता हूं। मैं इसके खिलाफ हूं और ये सारी कुछ भी बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, चूंकि इनके सामने भी इलेक्शन है और उस इलेक्शन की तैयारी के लिए इन पे कोई ऐसा कोई मुद्दा या मसाला नहीं है, तो इसलिए पब्लिक को उलझाने के लिए, लोगों को लुभाने के लिए ये फार्मूला ये लाया गया है। देखिए, ऑल इंडिया शिया पसला बोर्ड ने जिस वक्त कॉमन सिविल कोड लाया जा रहा था उस वक्त बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसकी मुखालिफत की थी और अभी हमने मुंबई के अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में भी कॉमन सिविल कोड की मुखालिफत की है। मैं भारत सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि कॉमन सिविल कोड न लेके आए तो ज़्यादा बेहतर है और लॉ कमीशन से भी ये कहना चाहता हूँ क्योंकि हमारे मुल्क की ब्यूटी, हमारे मुल्क की खूबसूरती इसमें है कि हमारे मुल्क में हर धर्म, हर मजहब के लोग रहते हैं। ये गुलदस्ते की तरह है।